नमस्कार। चलिए आज भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण पहलू को समझते हैं। कभी सोचा है कि हमारे कोर्ट्स छोटे मोटे अपराधों और संगीन जुर्मों के केस को अलग अलग तरीके से क्यों हैंडल करते हैं? आज हम इसी के पीछे का लॉजिक जानेंगे और दो तरह के मामलों की गहराई में उतरेंगे, समन मामले और वारंट मामले। ये जानना बेहद जरूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि किसी भी अपराध का ट्रायल कैसे चलेगा। तो चलिए इस कानूनी सफर को मिलकर आसान बनाते हैं। चलिए शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। सोचिए, एक तरफ कोई है जिसने ट्रैफिक लाइट तोड़ी है और दूसरी तरफ कोई है जिस पर हत्या जैसा गंभीर आरोप है। क्या इन दोनों पर कानूनी कार्रवाई एक ही तरह से होनी चाहिए? जवाब शायद हम सब जानते हैं। बिल्कुल नहीं। और इसी कॉमन सेंस को हमारा कानून भी मानता है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए हमारे कानून बनाने वालों ने न्याय के लिए दो अलग अलग रास्ते तय किए हैं। एक रास्ता जो समन मामलों का है, वो कम गंभीर अपराधों के लिए है, जहां प्रक्रिया थोड़ी तेज और सरल होती है। और दूसरा रास्ता जो वारंट मामलों का है, वो गंभीर अपराधों के लिए है, जहां एक एक कदम पर गहरी और विस्तृत जांच होती है, ताकि न्याय के साथ कोई समझौता ना हो। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम समझेंगे कि न्याय के ये दो रास्ते क्या हैं, कानून में इनकी परिभाषा क्या है, इनके बीच सबसे बड़े अंतर क्या क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि एक समन मामले का ट्रायल असल में चलता कैसे है और इस दौरान कोर्ट के पास क्या खास शक्तियां होती हैं। और आखिर में हम सभी मुख्य बातों को एक साथ दोहराएंगे। तो ठीक है, चलिए अब सीधे विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कानून की किताबों में आखिर ये समन और वारंट मामले हैं क्या। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 2W के हिसाब से समन मामला वो मामला है जो किसी अपराध से जुड़ा है, लेकिन वारंट मामला नहीं है। अब ये परिभाषा थोड़ी अजीब लग सकती है ना? क्योंकि ये नहीं बता रही है कि समन मामला क्या है, बल्कि ये बता रही है कि ये क्या नहीं है। पर इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो मामले बहुत गंभीर कैटेगरी में नहीं आते, उन्हें समन मामला माना जाता है, जैसे मानहानि का केस या कोई छोटी मोटी मारपीट। अब आते हैं वारंट मामले पर। BNSS की धारा 2Y इसे बिल्कुल साफ साफ बताती है। वारंट मामला वो होता है जो ऐसे अपराध से जुड़ा हो जिसकी सजा मौत, उम्र कैद या 2 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा है वो है सजा की अवधि। अगर किसी अपराध की ज्यादा से ज्यादा सजा 2 साल से 1 दिन भी ऊपर है तो वो अपने आप वारंट मामले की कैटेगरी में आ जाएगा, जैसे कि चोरी, डकैती या हत्या। अब जब हम दोनों की परिभाषा समझ गए हैं तो इनके बीच के मुख्य अंतरों को आमने सामने रखकर देखना बहुत जरूरी है। इससे पूरी तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। इस स्लाइड पर इन दोनों मामलों के बीच का पूरा फर्क एक नज़र में देखा जा सकता है। चलिए कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स पर फोकस करते हैं। पहला और सबसे बड़ा अंतर है सजा का। समन केस में मैक्सिमम सजा 2 साल तक है, जबकि वारंट केस में सजा 2 साल से ज्यादा, उम्र कैद या मौत तक हो सकती है। दूसरा, प्रक्रिया। समन केस की प्रक्रिया तेज और संक्षिप्त होती है, जबकि वारंट केस में हर कदम पर डिटेल सुनवाई होती है। एक और बहुत बड़ा फर्क है औपचारिक आरोप का। वारंट केस में कोर्ट को लिखित में फॉर्मल चार्ज तय करने होते हैं, जिसे चार्ज फ्रेम करना कहते हैं। लेकिन समन केस में आरोपी को बस मुंह जबानी बता दिया जाता है कि उस पर क्या आरोप है। इसी तरह क्रॉस एग्जामिनेशन यानी गवाहों से जिरह के मौकों में भी अंतर है। वारंट केस में आरोपी को गवाहों से जिरह के 2 मौके मिल सकते हैं, जबकि समन केस में सिर्फ 1। और आखिर में नतीजा। समन केस का नतीजा या तो दोष सिद्धि यानी कन्विक्शन होता है या दोष मुक्ति यानी अक्विटल। लेकिन वारंट केस में एक तीसरा ऑप्शन भी है, उन्मोचन यानी डिस्चार्ज, जहां कोर्ट को लगता है कि केस चलाने के लिए शुरुआती सबूत ही काफी नहीं है। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं और समझते हैं कि एक समन मामले के ट्रायल की प्रक्रिया कदम दर कदम चलती कैसे है। ये प्रक्रिया BNSS की धारा 274 से लेकर 282 तक में बताई गई है। तो पहला कदम है धारा 274 के तहत अभियोग का सारांश बताया जाना। मतलब जब आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होता है तो उसे बताया जाता है कि भाई तुम पर ये आरोप लगा है। यहाँ कोई फॉर्मल लिखित चार्ज नहीं बनता। और अब नए कानून में मजिस्ट्रेट को एक बहुत बड़ी ताकत दी गई है। अगर इस स्टेज पर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है तो वो आरोपी को वहीं पर उन्मोचित यानी डिस्चार्ज कर सकता है। ये एक तरह का फिल्टर है ताकि बेमतलब के केस सिस्टम पर बोझ ना बने।
दूसरा कदम है दोषी होने की स्वीकृति। धारा 275 के मुताबिक अगर आरोपी अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो मैजिस्ट्रेट उसी कबूलनामे के आधार पर उसे दोषी ठहरा सकता है। इतना ही नहीं, धारा 276 छोटे मामलों में और भी सहूलियत देती है। अगर मामला बहुत छोटा है और आरोपी कोर्ट आए बिना ही एक चिट्ठी भेजकर अपना गुनाह कबूल कर ले और जुर्माना भर दे तो भी मैजिस्ट्रेट उसे दोषी करार दे सकता है। लेकिन अगर आरोपी कहता है नहीं, मैं दोषी नहीं हूं, यानी वो अपना गुनाह कबूल नहीं करता, तब क्या होता है? तब शुरू होता है असली मुकदमा, जैसा कि धारा 777 में बताया गया है। यहाँ कोर्ट एक तराजू की तरह काम करती है। पहले वो अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन की बात सुनती है और उनके सारे सबूत और गवाहों को देखती है। इसके बाद तराजू का दूसरा पल्ला आरोपी की तरफ आता है और उसे अपना बचाव करने और अपने सबूत पेश करने का पूरा मौका मिलता है। और फिर आता है आखिरी पड़ाव, धारा 278 के तहत फैसला। दोनों पक्षों के सारे सबूत और गवाहों को सुनने के बाद अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपी दोषी नहीं है तो उसे दोषमुक्त यानी बरी कर दिया जाता है, और अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो कानून के हिसाब से उसे सजा सुनाई जाती है। इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि अगर सुनवाई के दौरान सबूतों से कोई और अपराध भी साबित हो जाता है जिसका जिक्र शुरू में नहीं था, तो मैजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए भी सजा दे सकता है। बस शर्त यह है कि इससे आरोपी के बचाव में कोई दिक्कत ना आई हो। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत जरूरी कानूनी सिद्धांत भी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम चंद्रिका के मशहूर केस में तय किया था। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कहा कि सिर्फ इसलिए कि किसी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, उसकी सजा अपने आप कम नहीं हो जानी चाहिए। कोर्ट का मानना था कि गुनाह कबूल करना कोई सौदेबाजी या डिस्काउंट कूपन नहीं है कि सजा कम हो जाएगी। ऐसा करना पब्लिक पॉलिसी और न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। समन मामलों के ट्रायल के दौरान मजिस्ट्रेट के पास कुछ खास शक्तियां भी होती हैं जो पूरी प्रक्रिया को सही तरीके से चलाने में मदद करती हैं। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। देखिए, समन मामलों के ट्रायल में मजिस्ट्रेट सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं होता, उसके पास प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेशल पावर्स भी होती हैं। जैसे धारा 279 के तहत अगर शिकायत करने वाला व्यक्ति ही बार बार सुनवाई पर नहीं आता तो मजिस्ट्रेट मामले को खारिज करके आरोपी को बरी कर सकता है। इसी तरह धारा 280 शिकायत करने वाले को कोर्ट की इजाज़त से अपनी शिकायत वापस लेने की पावर देती है, और धारा 281 मजिस्ट्रेट को कुछ खास हालात में कार्रवाई को बीच में ही रोकने की शक्ति देती है। ये सभी शक्तियां ये पक्का करती हैं कि न्याय की प्रक्रिया का कोई गलत इस्तेमाल न हो। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक साधारण सा दिखने वाला समन मामला सुनवाई के बीच में एक गंभीर वारंट मामले में बदल जाए? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हमारा कानून न्याय के हित को सबसे ऊपर रखता है और BNSS की धारा 282 इसी की एक मिसाल है। लेकिन ये बदलाव ऐसे ही नहीं हो जाता। इसके लिए कानून में कुछ साफ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि अपराध की सजा 6 महीने से ज्यादा की होनी चाहिए, और दूसरी और सबसे जरूरी शर्त यह है कि मजिस्ट्रेट को अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये लगे कि न्याय के हित में ऐसा करना बहुत जरूरी है। ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। मजिस्ट्रेट अपराध की गंभीरता, सामने आए नए सबूतों की प्रकृति और मामले की पूरी सिचुएशन को देखता है। अगर उसे लगता है कि मामला शुरू में जितना सीधा लग रहा था उतना है नहीं, तो वो इसे वारंट केस की डिटेल्ड प्रक्रिया में बदल सकता है ताकि न्याय से कोई समझौता ना हो। तो आज हमने काफी कुछ सीखा। चलिए अब इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि वो हमेशा याद रहें। आज की चर्चा के 4 सबसे जरूरी निष्कर्ष ये हैं। पहला, विभाजक रेखा। 2 साल से ज्यादा की सजा किसी भी मामले को वारंट मामला बना देती है, ये याद रखना है। दूसरा, कोई औपचारिक आरोप नहीं। समन मामलों में फॉर्मल चार्ज फ्रेम नहीं किया जाता, ये एक बहुत बड़ा प्रक्रियात्मक अंतर है। तीसरा, मजिस्ट्रेट की नई शक्ति। धारा 274 के तहत अब मजिस्ट्रेट बेबुनियाद आरोपों पर आरोपी को शुरू में ही डिस्चार्ज कर सकता है, ये एक बड़ा बदलाव है। और चौथा, बदलने की शक्ति। अगर न्याय की मांग हो तो धारा 282 के तहत कोर्ट एक समन मामले को वारंट मामले में बदल सकता है। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिसके बारे में सोचना चाहिए। क्या कानून में छोटे और बड़े अपराधों के लिए ये जो अलग अलग प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, ये वाकई में तेज न्याय और निष्पक्ष न्याय
इन दोनों ज़रूरतों के बीच एक सही संतुलन बना पाती हैं? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।